बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर का टॉपिक देखा था, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स किए। एक मेथड को बोला गया कि हाफ लाइफ टाइम मेथड, और एक मेथड को बोला गया तुम्हारा इनिशियल रेट मेथड। आज दो और मेथड्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या ग्राफिकल मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और ग्राफिकल मेथड में जो भी हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ा है, उस इक्वेशन के बेसिस पे या जो ग्राफ है उसके बेसिस पे हम लोग को जज करना है। इसमें क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन आपको चाहिए और टाइम चाहिए। अगर कंसंट्रेशन और टाइम आपके पास हैं और आपको ग्राफ के फॉर्मेट्स जो हैं वो अगर याद हैं, तो आप क्या करो, कंसंट्रेशन और टाइम को प्लॉट कर लो। प्लॉट द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जो भी तुम्हारे पास डेटा क्वेश्चन ने दिया है। और प्लॉटिंग करने के बाद अगर तुमको ऐसा आया कि भाई जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है, तो तुमको पता है कि इस तरह का जो कर्व है वो किस में आता है, वो जीरो ऑर्डर में आता है। सेकंड, अगर मान लो कि तुमको एक ऐसा कर्व दिखाई दिया जो कि तुमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को प्लॉट किया और तुम्हें पता चला कि वो कर्व जो है इस तरह से आया है, तो ध्यान करो, इस तरह का जो कर्व आता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होता है। AT इज इक्वल टू A नॉट e⁻kt विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कर्व के नेचर को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस तरह से करें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है। आप उसका प्लॉट कर दो, प्लॉट करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर में किस तरह से था, सेकेंड ऑर्डर में था कि आप 1/AT को प्लॉट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको इस तरह का कर्व मिल रहा था। तो ये सब अगर आप प्लॉट कर दो उसका कंसंट्रेशन और टाइम, और उसके हिसाब से जो भी तुमने पढ़ा है ग्राफ्स को उससे मैच करवाओ, तो आप पाओगे कि भाई ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, वेदर इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जनरली आपसे जीरो, फर्स्ट और सेकेंड ही पूछता है, थर्ड तक नहीं जाता है। तो इसीलिए उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपको मान लिया कि ग्राफ से नहीं, आपको ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, ग्राफ से दिक्कत आ रही है, तो भाई आपके पास फिर बेसिक मेथड बचता है, जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो आपने पढ़ा है उसको आप यूज़ करो। और यूज़ करने के बाद आप चेक करो कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, क्या वो जितना भी डेटा दिया हुआ है उसमें जब भी मैं लगाता हूँ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जीरो ऑर्डर के हिसाब से सेम आ रही है, या फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सेम आ रही है, या सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से सेम आ रही है। तो रेट कांस्टेंट जो है जिस भी केस में आपको सेम या ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत का, बहुत कम का डिफरेंस होता है तो उतना हम लोग जो है नहीं मानते हैं, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस है तो फिर आपको जीरो ऑर्डर से हट के फिर फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकेंड ऑर्डर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो हुआ कि ग्राफिकली आपको देखना है कि ग्राफिकली आप क्या करो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना दो
और जिस भी ग्राफ से वो मैच कर जाएगा तो आपको उस हिसाब से ऑर्डर पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको प्रायर नॉलेज चाहिए। नॉलेज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनता है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनता है। ये अगर आपको पता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बोला, अगर ग्राफ आप नहीं बना पा रहे हैं और आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड मतलब इक्वेशन से जानना चाह रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं। एक तो हुआ प्लॉटिंग मेथड। दूसरा है कि अब अगर आपको रेट लॉ इक्वेशंस को यूज करना है तो इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि वी अज्यूम रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर and apply the equations. We assume reaction is of zero order and apply the equations. To get the value of rate constant K. Second point, if value of K differs for different data, then our assumption was wrong and we will move towards first order equations and again get value of K. If we again get different value of K, then again our assumption was wrong and we move to second order reactions. तो इस तरीके से बार बार हम लोग करते रहते हैं कि पहले मान लिया कि जीरो ऑर्डर है, इक्वेशन लगाया, के की वैल्यूज जितने भी डेटा हैं सब में अप्लाई करके देखा, सेम आ गया तो वहीं पे रुक जाएंगे, बोल देंगे कि यस इट इज जीरो ऑर्डर। सेम नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यूज करेंगे, फिर से के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू सेम आ गया तो रुक जाएंगे, बोलेंगे कि भाई ठीक है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। नहीं सेम आया तो सेम प्रोसेस आगे आपको रिपीट करते जाना है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर आपको nth ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। बट ज़्यादातर जो देखा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर या मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर तक क्वेश्चन को लेके जाता है। और इस टाइप के जो सवाल हैं जो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछ सकता है ना। बोर्ड एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे मेथड पे बेस्ड है, तो उसमें ऐसा करवाया हुआ है कि पहले जीरो ऑर्डर से सॉल्व कराया है, फिर नहीं आया तो फर्स्ट पे गया है। तो उसमें तो आई थिंक एक बार चेक कर लेना आप लोग, इसमें फर्स्ट ऑर्डर में आंसर आ चुका है, के मैच कर गया तो फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया था। तो ये वो मेथड होता है कि हम लोग बार बार मतलब अज्यूम करते हैं कि भाई हाँ ये ऑर्डर है और उसके बेस पे
हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन को लेते हैं ताकि तुमको ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, A gives B, R it is equal to K, A की पावर N। A वर्सेस T का डेटा आपके पास है। कैलकुलेट ऑर्डर N, इस तरह से आपको बोला हुआ है। तो अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम है तो या तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, और ग्राफ प्लॉट नहीं करना चाहते तो आप इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। तो इक्वेशन से कुछ इस तरह के हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम ऑर्डर इट इज इक्वल टू 0, है ना, ये 0 ऑर्डर का इक्वेशन। तो 0 ऑर्डर में आपको पता है कि आपके पास इक्वेशन है कि a नॉट माइनस ए टी इट इज इक्वल टू के टी। तो ये आप यूज करो। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं इस डेटा से। तो a नॉट मतलब 0.1, तो 0.1 माइनस 0.06 इट इज इक्वल टू k इंटू टी, मतलब कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप सॉल्व करोगे तो यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ k एज 0.004। देखो ये 0.04 बन जाएगा, बटा 10 होगा तो 0.004 आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन से आपने k की वैल्यू बनाई। फिर सेकंड हम लोग यूज करते हैं, अगेन a नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी करते हैं। तो a नॉट है 0.1 माइनस ए टी कितना है 0.036 इट इज इक्वल टू के डैश लिख लेते हैं मान लो, इंटू टी मतलब कि 20 सेकंड लग गया। और यहाँ से के डैश की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 0.0032। तो आप देख सकते हैं बेटा कि 0 ऑर्डर जब अज्यूम किया तो के डैश इज नॉट इक्वल टू के, बराबर नहीं आया। और अगर ये बराबर नहीं आया, दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस जो हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है आपको यूज करना पड़ता है ln a नॉट अपॉन ए टी इट इज इक्वल टू के टी। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं। तो ln 0.1 अपॉन 0.06 इट इज इक्वल टू के इंटू 10। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे लॉग एंटी लॉग सब लगा के, तो k की जो वैल्यू है, सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला पार्ट में आप पे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ रहा हूं, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं। k की जो वैल्यू है, या इसको आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि कितना चेंज आएगा कितना नहीं आएगा। तो k की जो वैल्यू है वो आपको दिख रहा है 1/10 ln 0.1 अपॉन 0.06। आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड ले लो ln
ए नॉट मतलब 0.1 अपॉन 80 मतलब 0.036, इट इज इक्वल टू के डैश मान लेते हैं इसको इंटू 20। तो यहाँ से के डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/20 इंटू ln 0.1/0.036। देखो जब आप ये सॉल्व करोगे बेटा, तो क्योंकि लॉग ये सब डेसिमल में है तो इनकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं कर रही होगी और आंसर भी जो आएगा वो पॉइंट में ही कुछ आएगा। तो इन फैक्टर्स का उतना आपको असर नहीं देखने को मिलेगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से निकाल के देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे कि के डैश इज नियरली इक्वल टू के, और जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेशन उतना कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ये आपको पता चल गया। तो ग्राफिकल मेथड से या इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से कैसे हम लोग पता करते हैं, ये आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया हो कि या तो ग्राफ खींच लो, और अगर ग्राफ नहीं खींच पा रहे हो, ग्राफ में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इक्वेशंस के थ्रू जा सकते हो। और इक्वेशंस के थ्रू जब जाओगे तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये जीरो ऑर्डर है। अगर जीरो सही नहीं निकला तो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो भी सही नहीं निकला तो सेकेंड ऑर्डर है ना। इस पार्ट का कैलकुलेशन मैं थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको देखो कि कितना इसका आंसर है, और वो मिल जाएगा आपको। एग्जैक्ट जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आसपास ही है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, तो आप उसको वहाँ से बराबर कर सकते हैं। के डैश इज नियरली इक्वल टू के। अब बात करते हैं चौथे मेथड की, या लास्ट मेथड, उसकी बात कर लेते हैं। और वो मेथड मैं आज की क्लास में, सॉरी आज की नहीं, इसके पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस उसी को एक नाम दे दिया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ना ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो जैसा मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि भाई जब भी हम कोई चीज़ को एक्सेस में लेते हैं तो जो रेट है उसके कंसंट्रेशन पे उतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी तुमने ज़्यादा ले लिया हुआ है, और अगर तुमने वो ऑलरेडी अगर ज़्यादा लिया हुआ है तो उसमें कुछ भी चेंज करोगे तो इट इज़ लाइक अ नेग्लिजिबल चेंज। चाहे तुम कम करो या ज़्यादा करो, चेंज का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं तुमको मिलेगा। तो इफ एनी रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस, then rate of reaction does not change much with respect to its concentration change. And we assume its concentration टू बी कांस्टेंट। तो इस चीज का यूज करके हम लोग ऑर्डर का पता करते हैं। तो जनरली इंडस्ट्री वगैरह में कैसे होता है कि आप लोग जो इक्वेशन देखते हैं उसमें एक चीज को दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मान लो कि एक्सेस में लेके चल रही है, तो दूसरे पे वेरी नहीं करेगा। तो जिसका कंसंट्रेशन एक्सेस में नहीं है उस पर वेरी करेगा, और फिर आप उसका ऑर्डर वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि A + B + C गिव्स D, है ना, मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ
तो R इट इज इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y C की पावर Z, इस तरह से है। तो if A and B are in excess, तो अगर A और B को एक्सेस में ले लिया और C को नहीं लिया तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो R है इट विल बी इक्वल टू सम K डैश इंटू C की पावर Z, और फिर आप Z को पता कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से। सिमिलरली इफ A and C are in excess, तो इस केस में तुम्हारा R जो है वो बन जाएगा K डैश इंटू B की पावर Y, और यहाँ से Y जो है वो पता चल जाएगा, Y डिटरमाइन हो जाएगा। और इसी तरह से इफ B and C are in excess, R will be equal to K dash into A की पावर X, तो यहाँ से आपको X का पता चल जाएगा। तो यही किया जाता है कि एक एक बार ऐसा करे कि दूसरी क्वांटिटीज को बढ़ा बहुत ज़्यादा ले लिया कंसंट्रेशन, तो जिस वजह से उसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया और हम लोग को ऑर्डर जो है वो बाकी जो रीजन्स बचे उसका पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब हम लोग मॉनिटरिंग की बात करेंगे बेटा, कि मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है क्वेश्चन में। कि मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मॉनिटरिंग में टोटल 4 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है कंसंट्रेशन को लेके वो आप पढ़ चुके हो बहुत डिटेल में। इसमें फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो आपको यूज करना होता है कि ln A0 by AT it is equal to KT. दिस इज फॉर द कंसंट्रेशन वाला पार्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन वाला पार्ट इस तरह से करते हैं। दूसरा जो मॉनिटरिंग पढ़ना है आपको, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेशर को लेके। तो प्रेशर में भी हम लोगों को इक्वेशन बनानी होती है कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई सिस्टम गैसेस सिस्टम ओबे कर रहा है तो वहाँ इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो प्रेशर जो है मोल्स पे डिपेंड करता है। मान लो कि मैं एक कंटेनर लेता हूँ और यहाँ कहीं से मान लो कि इसके अंदर गैस है, उसमें कोई रिएक्शन चल रही है और इस तरह से इधर ट्यूब लगा हुआ है। इस ट्यूब में मान लो कि मरकरी भरा हुआ है।
एक रिएक्शन एज्यूम कर रहे हैं अपन, ए गैस गिव्स एनबी गैस, ए गैस गिव्स एनबी गैस। तो दोनों ही गैस मान लो कि यहां प्रेजेंट है, ए गैस गिव्स एनबी गैस। और क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स तुम देख सकते हो कि इंक्रीज कर रहा है, तो मोल्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और उस वजह से मरकरी का जो हाइट होगा, हाइट h, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, जो कि आप देखते हो कि P इट इज इक्वल टू एच जी रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सीसी, h हाइट हो गया, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, P प्रेशर हो गया। तो A गैस से NB गैस बन रहा है और मोल्स आ रहे हैं, मोल्स ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक मोल से n मोल बन रहा है, तो मोल्स इंक्रीज करा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो कभी भी इस तरह का अगर इक्वेशन होता है जहाँ पे गैसेज इन्वॉल्व हैं तो आप वहाँ पे प्रेशर से डील कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कैसे आप बनाओगे, तो सपोज हम इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं, ए गैस गिव्स एनबी गैस मान लो कि लिख देते हैं, T इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि इसके A मोल्स हैं, इसके 0 मोल्स हैं, T इज इक्वल टू सम T पे A माइनस एक्स हो गया, x मोल्स चले गए, तो इधर से 1 मोल जाएगा तो इधर कितना मोल प्रोड्यूस होगा, इधर n मोल प्रोड्यूस होगा, तो इधर अगर x मोल्स गया है तो इधर nx मोल प्रोड्यूस हो गया होगा। और अगर इन्फानाइट टाइम पे ले जाएं, तुम्हें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती हैं वो इन्फानाइट पे कंप्लीट हो जाती हैं, तो इन्फानाइट टाइम पे ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये टेंडिंग तो क्या हो गया, 0। तो ये टेंडिंग तो 0 हो गया और ये टेंडिंग तो क्या हो जाएगा, पूरा x जो है a में कन्वर्ट हो गया, तो Na बन जाएगा, ये इतने मोल्स बन जाएंगे। एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप हर एक टाइम पे प्रेशर की वैल्यूज को जो है वो लिख सकते हो। जैसे कि देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखता हूँ तो उसको मैं P नॉट नाम देता हूँ। P नॉट का मतलब है कि टोटल इनिशियल प्रेशर, टोटल इनिशियल प्रेशर। तो P नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, P नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, बाकी तो PV इज इक्वल टू NRT है, तो R और T तो वैसे ही हो रहा है सेम। तो P नॉट विल बी इक्वल टू N, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें तो 0 है, खाली इसका है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर हम बात कर रहे हैं PT की, मतलब कि टोटल प्रेशर एट टाइम t, इसकी बात कर रहे हैं। तो PT विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या, तो PT विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे A माइनस एक्स है और यहाँ पे NX है, तो A माइनस एक्स प्लस NX है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि PT इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स, है ना। तो PT इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो 2 इक्वेशन तुम्हारे पास मिल चुकी है, उसके बाद P नॉट हो गया, PT हो गया, अब हम लोग P इंफिनिटी पे जा रहे हैं, तीसरी इक्वेशन पे। तो P इंफिनिटी जो है, ध्यान से देखो, विल बी प्रोपोर्शनल टू, अगेन टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो मोल्स हैं 0 और यहाँ पे है Na, तो P इंफिनिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू Na, ऐसा हो जाएगा। और तुम्हारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अगर ये जो रिएक्शन है कि A गैस गिव्स NB गैस, अगर ये A के
रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर से वेरी कर रही है, तो इक्वेशन क्या आना चाहिए कि ln a अपॉन a माइनस एक्स इट इज इक्वल टू kt। ऐसा इक्वेशन हमको दिखना चाहिए। अगर ये इक्वेशन दिख रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a गैस। p इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू na। इसकी अगर हम लोग बात करें तो na जो है बेटा अब हम लोग को ये इक्वेशन बनाना है ना, तो क्या करते हैं कि तुम देखो, अगर तुम 3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 2 अगर तुम ऐसा करो तो तुम क्या देखोगे? तो 3 माइनस 1 मतलब कि p इंफिनिटी माइनस पी नॉट बाय p इंफिनिटी माइनस पी टी, है ना। अगर तुम ऐसा देखोगे तो ये बन जाएगा कि क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो वो तो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो p इंफिनिटी माइनस पी नॉट मतलब कि p इंफिनिटी का मतलब na, तो na माइनस a डिवाइडेड बाय na माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो। और उसको हम लोग फर्दर तोड़ने वाले हैं, है ना, तो वो बन जाएगा a को कॉमन ले लो, बन जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया na, ये हो गया माइनस a, ये हो गया माइनस nx, ये हो गया प्लस x। तो तुम देख सकते हो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ a इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से a को कॉमन ले लो, a को कॉमन लोगे तो बन जाएगा n माइनस 1, और यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो वो भी बन जाएगा n माइनस 1। तो ये क्या बन रहा है? a इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू एन माइनस 1, और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब कि तुमको ये दिख रहा है कि p इंफिनिटी माइनस पी नॉट बाय p इंफिनिटी माइनस पी टी इट इज इक्वल टू क्या आ गया? a बाय a माइनस एक्स, ऐसा आ गया। और बेटा अगर ऐसा आ गया तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है a के रेस्पेक्ट में, तो अपन प्रेशर के टर्म में जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो ऐसा लिख सकते हैं कि पूरी रिएक्शन में ln p इंफिनिटी माइनस पी नॉट बाय p इंफिनिटी माइनस पी टी इट इज इक्वल टू kt। तो ये प्रेशर मॉनिटरिंग है कि प्रेशर के टर्म में आप किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे p इंफिनिटी और p नॉट को आप रिलेट कर सकते हैं। देखो p इंफिनिटी जो था इट वाज प्रोपोर्शनल टू na, p नॉट जो था इट वाज प्रोपोर्शनल टू a। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो p इंफिनिटी बाय p नॉट इट इज इक्वल टू na बाय a से आ जाएगा कट, मतलब कि p इंफिनिटी जो होता है वो n टाइम्स ऑफ p नॉट होता है। लेकिन ध्यान रहे ये किसके लिए? जब प्रोडक्ट के कोई भी मोल्स नहीं हैं और रिएक्टेंट के मोल्स हैं, मतलब a गिव्स nb टाइप का इक्वेशन हो तब, और इनिशियली जो है वो b के कोई भी मोल्स तुम्हारे पास नहीं है, खाली a के मोल्स तुम्हारे पास हैं, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि p इंफिनिटी इज इक्वल टू n p नॉट आप लगा सकते हो। अब इस डेरिवेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन तो देखेंगे ही, बट एक बात को समझना और इम्पोर्टेंट है कि n जो है वो इक्वेशन में किस तरह से सोचोगे आप,
है ना। तो n पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो n पे अगर हम डिस्कस करें तो जैसे A गैस गिव्स NB गैस, ऐसा था। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कौन से वाले? गैस वाले। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का अगर 1 मोल जाता है तो प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल फॉर्म होते हैं, वो तुम्हारा n है। इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मान लो कि 2A गिव्स B गैस, इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचो ध्यान से। अगर मैं बोलता हूँ कि 2A गिव्स B गैस, इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसमें n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से आधा मोल हो जाएगा, n इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो कि 3A गैस से 5B गैस ना, मैं मान लो कि इस तरह से बोलता हूँ, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो ध्यान रहे n जो है रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनते हैं, वो मेरा n है। अब अगर ये कंसेप्ट तुमको क्लियर हो गया तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि पूरा जो फॉर्मूला है प्रेशर को लेके वो तुम समझ पाओ, प्रेशर मॉनिटरिंग किस तरह से होती है उसको तुम देख पाओ। क्वेश्चन ले रहे हैं, A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस। बोला R बराबर K A की पावर 1। इनिशियली only A is taken at 100 torr. After 20 seconds, total pressure was 250 torr. Calculate the half-life. तो देखो, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक तो जो अभी पढ़ा है वो, और एक बेसिक जो इक्वेशन है उसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं कि जो प्रेशर मॉनिटरिंग अभी तुम लोग पढ़े हो n वगैरह को लेके, उसको पहले हम लोग इस पे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसको समझो। P0 गिवन है 100 टॉर, PT गिवन है 250 टॉर, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स, और पूछ रहा है कि T हाफ कितना। क्योंकि इक्वेशन ने तुमको बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो इस पर हम प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और गैस भी सिस्टम में दिख रहा है ना, तो हम प्रेशर मॉनिटरिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। कोई भी एक अगर गैसियस कंपोनेंट रिएक्शन में मौजूद है तो हम लोग प्रेशर मॉनिटरिंग जो है बेटा वो कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन था अपना कि ln P infinity माइनस P0 बाय P infinity माइनस PT
इट इज इक्वल टू के टी। अच्छा, पी इन्फिनिटी जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन आप उसको सोच सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था पी इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू एन पी नॉट ऐसा होगा अगर आप इनिशियली यहाँ पे है और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में भी सेम दिया था कि खाली ए ही मौजूद था। तो पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन टाइम्स पी नॉट। एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 इधर और 1 इधर, तो एन की वैल्यू 3। तो सबसे पहले एन की वैल्यू भी लिख लो, एन की वैल्यू कितनी है 3। तो पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन पी नॉट मतलब कि 3 पी नॉट मतलब कि 300 टॉर। तो 300 टॉर अगर है तो बस आप इसको यूज करो, ये हो गया एल एन 300 माइनस 100 मतलब कि ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 300 माइनस पी टी कितना है 250। तो 300 माइनस 250 मतलब हो गया 50। इट इज इक्वल टू के टी। तो के इंटू टाइम कितना दिया, टाइम 20 सेकेंड। तो यहां से तुमको निकल के आया, यहां से तुम्हें निकल के आ गया कि एल एन 4 इट इज इक्वल टू के इंटू 20, जिसको लिख सकते हो कि तुम 2 एल एन 2 इट इज इक्वल टू के इंटू 10 के इंटू 20 मतलब कि के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई एल एन 2 बाय 10। अगर के की वैल्यू एल एन 2 बाय 10 है और तुम्हें पता है कि हाफ लाइफ जो होता है वो होता है एल एन 2 बाय के, तो इसमें अगर तुम पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एल एन 2 बाय के मतलब कि ये कट गया। तो टी हाफ का आंसर कितना आ गया बेटा, टी हाफ का आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। द आंसर ऑफ टी हाफ इज 10 सेकेंड्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब इसी क्वेश्चन को एक नॉर्मल मेथड से करते हैं। नॉर्मल मेथड का मतलब कि ये तो हुआ कि प्रेशर मॉनिटरिंग जो तुमने अभी पढ़ा था, आई होप कि अप्लाई कैसे करते हो समझ में आ गया हो, दिख गया होगा इस क्वेश्चन से, देख लो एक बार ध्यान से। अब इसी क्वेश्चन को एक नॉर्मली जो मोल्स वाला मेथड होता है उससे भी आप बना सकते हो, तो उससे भी मैं बनाता हूं तुम्हें। इनिशियली इतना है और 20 सेकंड के बाद 250 हो गया है, ये डेटा जो है आपको याद रखो। तो इसको लिख देते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 1 है ना। अब सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखो कि किस तरह से हम यहाँ पे डील करेंगे। यहाँ इक्वेशन से तुमको खेलना है। ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस सी गैस, T इज इक्वल टू 0 पे ये है 100 टॉर, इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो ये 0 0 हो जाएगा। T इज इक्वल टू T पे मान लो कि इसमें से कुछ P प्रेशर चला गया या X प्रेशर चला गया, तो 100 माइनस एक्स, इधर से 1 मोल जाएगा तो इधर कितना मोल प्रोड्यूस होगा 2 मोल, तो यहाँ पे लिख दो 2x, इधर 1 मोल, यहाँ पे लिख दो x। और PT की वैल्यू कितनी थी, PT की वैल्यू जो थी वो थी 250। टी का मतलब कितना है कि मतलब 20 सेकेंड है ना, बिल्कुल 20 सेकेंड गिवन था। तो PT की वैल्यू अगर 250 है बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 100 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x इट इज इक्वल टू 250। एंड दिस इम्प्लाइज एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 2x इट इज इक्वल टू 250, मतलब कि 2x इट इज इक्वल टू 150, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 75। और x की वैल्यू अगर 75 आ गई तो क्योंकि ये a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था तो सीधे उसके प्रेशर से P नॉट बाय PT से आप वेरी करवा सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सीधे आप फर्स्ट ऑर्डर वाला जो पढ़े थे कंसंट्रेशन का उसको प्रेशर में अप्लाई कर सकते थे a के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा ln P नॉट मतलब कि 100 बाय PT का मतलब 100 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू K इंटू टी
तो मतलब हो गया ln 100, x की वैल्यू 75 आ गई, तो 100 में से 75 गया तो 25, इट इज इक्वल टू k इंटू 20। और फिर से आपको वही हुआ कि k की वैल्यू क्या मिल रही है, k की वैल्यू मिल रही है कि ln 4/20, जो कि पहले भी मिल रहा था। और यहाँ से भी आप जब k की वैल्यू ln 4/20 हो गई, ये देखो ln 4/20 k की वैल्यू था, उधर भी ln 4/20 हो गया। तो जब दोनों वैल्यू वही है तो टी हाफ का भी आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड्स आ जाएगा वहाँ से भी। तो आई होप ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा, दोनों मेथड तुमको क्लियर हो गए होंगे। एक है प्रेशर मॉनिटरिंग वाला मेथड कि पी इन्फिनिटी पी नॉट, लेकिन ध्यान रहे इस मेथड का लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे हम लोग टोटल प्रेशर की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर की बात नहीं करते हैं। वी टॉक अबाउट टोटल प्रेशर, और कोई एक आइटम गैस होना चाहिए तभी आप प्रेशर ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल को लेके इक्वेशन बना सकते हैं अगर आपके पास के टी इन सारी वैल्यूज़ का आपके पास फंडामेंटल आपको पता है, आपका इक्वेशन पता है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उठाते हैं, पहले आई होप ये नोट कर लो। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जिसमें तुम प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह जो है उसको यूज करके देखो कि लगा पा रहे हो कि नहीं। A gas gives 2B gas plus C gas, R it is equal to K A की power 1. Initially only A is taken. Total pressure after 20 seconds and after very long time was 250 torr and 300 torr respectively, ना इज्जत के साथ। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। अब अगेन इसमें हम दोनों मेथड से जा सकते हैं, इसमें मॉनिटरिंग से भी जा सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं। तो दोनों से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले प्रेशर मॉनिटरिंग से ही इसको देखते हैं। तो प्रेशर मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो उसमें हम लिखेंगे, इसमें इनिशियली खाली ए दिया है और टोटल प्रेशर 20 सेकंड के बाद दिया है और लॉन्ग टाइम के बाद दिया है। इसका मतलब क्या है, आपको पीटी दिया हुआ है 250 टॉर, पी इन्फिनिटी दिया हुआ है 300 टॉर, और हाफ लाइफ टाइम पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एकदम पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह हो गया, क्योंकि इसमें इस बार पी इन्फिनिटी दिया है और आपको पता है कि पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पी नॉट होता है। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, तो दिस इम्प्लाइज पी नॉट इट इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी बाय एन, मतलब कि 100 टॉर आ जाएगा। और अगर 100 टॉर आ गया तो फिर से कंडीशन वैसे ही हो गई कि आपको ln पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी इट इज इक्वल टू के टी करोगे तो यहाँ से t जो है वो आपको ln 4/20 मिल जाएगा, और फिर से टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड्स। तो इस बार क्या किया क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन है आपको इनफाइनाइट वाला जो प्रेशर है उसकी वैल्यू दे दी और वहां से फिर आप इनिशियल प्रेशर पे जा सकते हो। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन में मैं करता हूं कि ए सॉलिड गिव्स 2B गैस प्लस C गैस, है ना, बाकी एवरीथिंग इज सेम।
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इनिशियली खाली ए लिया गया, टोटल प्रेशर 20 सेकंड के बाद दिया है 250 और लॉन्ग टाइम में दिया हुआ है 300। हाफ लाइफ टाइम निकालना है। अब तुम सोचो कि क्या इसमें तुम पी नॉट पता कर सकते हो या पी नॉट की वैल्यू क्या लोगे? इनिशियली अगर खाली ए लिया है तो अगर तुम फिर से पी नॉट की वैल्यू 100 ले लोगे, ये सोच के कि सर ये तो प्रेशर मॉनिटरिंग चल रहा है और 300/3 एन की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, तो 300/3 100 हो जाएगा, तो तुम एक नंबर के गधे हो। क्योंकि भाई प्रेशर गैस का होता है, सॉलिड का नहीं होता है। तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूले तो हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा दिमाग होना भी चाहिए। तो दिमाग को अगर यूटिलाइज करोगे तो बेशक सफलता तुम्हारी होगी, लेकिन दिमाग को अगर सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो असफल भी तुम ही बनोगे। सॉलिड का प्रेशर नहीं होता तो इनिशियल प्रेशर 0 लेना है, वहां से नहीं निकालना है। जब प्रेशर गैस होगा तब ना प्रेशर निकालोगे, है ना? इस बात का ध्यान रखना। तो पी नॉट की वैल्यू क्या है? 0। और अब लगाओगे फॉर्मूला, तो एल एन पी इन्फिनिटी दिया है 300, तो 300 माइनस 0 बटा 300 माइनस 250 ना, पीटी 250 दिया है। इट इज इक्वल टू के इंटू टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा इस बार एल एन 300/50 इट इज इक्वल टू के इंटू 20। तो इस बार जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई? एल एन 6/20। ठीक है, और यहाँ से फिर आप टी हाफ को निकाल सकते हो विच इज एल एन 2/k। तो ये पुट करके फिर आप टी हाफ की वैल्यू पता कर सकते हो। तो हमेशा इस बात को जानो, इस बात को परखो कि भाई क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है और मुझे क्या चाहिए। तो फेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फेज में गड़बड़ा दिए तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो सकता है ना। ये सॉलिड है, सॉलिड का कोई हम लोग प्रेशर नहीं बोलते हैं, गैस का ही प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं प्रेशर को लेके ही। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो तुमको मैंने दिया है इसमें थोड़ा बुद्धि लगा सकते हो तुम लोग। देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन दिया, फिर से बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है, बोला इनिशियली ओनली ए इज टेकन, है ना। स्टार्टिंग में खाली ए ही तुम्हारे पास है, और इस बार टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दिया है और बोला है कि टी हाफ निकालो। अब सबसे पहली बात कि इसने टोटल प्रेशर की यहाँ पे बात नहीं की है, इसने खाली ए और बी वाले प्रेशर्स की जो यहाँ पे बात की हुई है। तो अगर खाली ए और बी वाले प्रेशर्स की बेटा बात करेगा तब तो तुमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, जबकि सी भी गैस है।
तो यहाँ पे वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। बात समझ में आया क्यों हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में टोटल प्रेशर्स की बात होती है। जो वहाँ P दिया गया वो टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू 0, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू T, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात की गई है। यहाँ टोटल प्रेशर तो बोल ही नहीं रहा है, A और B की बात कर रहा है, C की बात नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने मॉनिटरिंग वाला तुमको इक्वेशन पढ़ाया है वो तुम यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो ओनली एक ही उपाय बचता है कि वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। जो आपका नॉर्मल रेगुलर मेथड है उसी से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो उससे कैसे सॉल्व करोगे। तो A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली बोल रहा है कि खाली A है। तो इनिशियली अगर बोल रहा है कि खाली A है तो भाई उसके प्रेशर को तो 0 नहीं ले सकते हो, तो उसके प्रेशर को आप कुछ मान लो। आप उसके प्रेशर को मान लो कि वो P0 प्रेशर है और इनिशियली खाली A था, तो इसको आप 0 0 मान सकते हो। फिर बोलता है एट टाइम T इज इक्वल टू 20। तो एट टाइम T इज इक्वल टू 20 पे मान लो P0 में से कुछ x चला गया, तो यहाँ से x जाएगा तो यहाँ पे 2x फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे x फॉर्म होगा, है ना, एक ही मोल है। तो टाइम T इज इक्वल टू 20 पे बोल रहा है कि 175 हो जाता है प्रेशर किसका, A और B का के मिलाओगे तो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि आपको एक इक्वेशन मिल रही है कि P0 माइनस एक्स प्लस 2x, क्योंकि A और B को खाली इंक्लूड करना है। इट इज इक्वल टू कितना हो गया 175, है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि P0 और प्लस x इज इक्वल टू 175। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इंफिनिटी टाइम की बात करते हैं। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी में तो तुम्हें पता है रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरा खत्म, इट विल बी टेंडिंग टू 0। अगर ये टेंडिंग टू 0 हो गया तो P0 चला गया, तो यहाँ पे 2 P0 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे P0 फॉर्म हो जाएगा। अगेन A प्लस B के प्रेशर्स की बात की हुई है, PA प्लस PB की बात की है, तो खाली A और B वाला उठाएंगे। तो वहां से एक और इक्वेशन बनाते, तो A प्लस B, तो ये तो 0 हो गया, तो खाली कितना हो गया, एक और इक्वेशन आ रही है कि 2 P0 इट इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ है कितना 200। तो यहाँ से तुम्हारे पास P0 की वैल्यू आ गई, और P0 की वैल्यू कितनी आ गई 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि A के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर से वेरी कर रहा था, तो अब आप क्या कर सकते हैं अब आप A के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ln P0 अपॉन P0 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू KT, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ln क्या हो गया, P0 का मतलब कितना है 100, P0 माइनस एक्स, x कितना आया था, यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर लो। P0 की वैल्यू अगर 100 आ गई तो बिल्कुल बोल रहा है कि दोनों का मिला के 175 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 75 आ गया तो 100 माइनस 75 इट इज इक्वल टू k इंटू 20। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि ln 100/25 इट इज इक्वल टू 20k, मतलब ln 4/20 इट इज इक्वल टू k, मतलब कि 2 ln 2/20 इट इज इक्वल टू k, मतलब कि k इट इज इक्वल टू ln 2/10। इसका मतलब क्या हुआ कि t हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो तुमने देखा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये बात दिमाग में रखना कि हर जगह प्रेशर मॉनिटरिंग की डायरेक्ट इक्वेशन आपको नहीं लेनी होती है। आपको ये बात अब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कब यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब टोटल प्रेशर की बात जो है वो बोली गई हो, है ना। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या चाहिए,
आपको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए, ना कि पार्शियल प्रेशर। इस बात का ध्यान रखें। और बाकी अगर मॉनिटरिंग से आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ही मेथड बचता है कि आप क्या करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, एक जनरलाइज करो इक्वेशन को, और उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और बाकी जितना भी है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए। आपके पैकेज जो है उसके क्वेश्चंस को बनाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाइए, और बार बार लेक्चर को देखें, क्योंकि ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इवन पैकेज में भी गिवन होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से लिखा रहता है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो काफ़ी इजी वे से, जितना इजी हो सकता था उतना इजी वे से मैंने इस टॉपिक को आपको करा दिया। एंड आई होप कि अब तुमको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। देखो, कंसेप्ट सीखना काफ़ी आसान है, लेकिन आंसर आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको रैंक दिलाएगा। तो कंसेप्ट सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आंसर लाने का जो तुम्हारा टेंडेंसी होगा, है ना, आंसर लाने का जो तुम्हारा एक्टिविटी होगा वो बढ़ेगा, और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसी का फल होता है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 2 और मॉनिटरिंग बची हुई है, उसको कवर करेंगे, और फिर हम लोग जो है मैकेनिज्म वगैरह चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है बी प्रिपेयर्ड विथ सम मोर क्वेश्चंस। मेंस ये मेंस में आपको पूछ सकता है, एडवांस में तो खैर कम चांस है, क्योंकि ये इजी लेवल में काउंट होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो नीट और मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेट ऑर्डर जो है वो x + y, अब इसको किस तरह से निकालना है, कैसे क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं उसको आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि कंसंट्रेशन दिया रहता है और रेट दिया रहता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.1 मोलर दिया है, यहाँ पे भी 0.1 मोलर दिया है, और ये सब इनिशियल कंसंट्रेशंस होते हैं, इसलिए मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड। रेट दिया है 10⁻³ फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट है 0.2 मोलर, 0.1 मोलर, 2 × 10⁻³ थर्ड है 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 4 × 10⁻³। तो मान लो इतना दिया हुआ है, और आपको इसके बेसिस पे निकालना है कि व्हाट इज द ऑर्डर, ये टेबल दिया हुआ है, और निकालना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, नेट ऑर्डर कितना है। तो ऑब्वियसली आपको अगर ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल ऑर्डर पता लग गया तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको टोटल ऑर्डर का पता चल जाएगा। तो देखो, इसको मैं तुमको 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक तो है कि इक्वेशंस बना लो, जैसे मैंने बोला इक्वेशन बनाते चलते हैं और फिर वहां से सॉल्व करते हैं। और एक और है कि अगर आप डायरेक्टली थोड़ा ऑब्जर्व कर पाओ तो फिर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बुद्धि चला के। अगर आप में थोड़ी बुद्धि है ना, है ना भाई, बुद्धि कितनी बुद्धि है, इनफाइनाइट, अनडिटरमाइंड। तो अगर आप में बुद्धि है तो उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल आपका लगेगा। तो थोड़ा जिसका ऑब्जर्वेशन वीक है थोड़ा चश्मा वश्मा लगवा लो, अच्छे से ऑब्जर्व करवाऊंगा। अभी पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं कि नॉर्मल मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है। तो नॉर्मल मेथड में इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो पहली इक्वेशन